हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अभी हम देखेंगे एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 चैप्टर 3 हिंदी में देखेंगे हम लोग। ठीक है, आई होप आपने पहला और दूसरा जो चैप्टर है क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का, तो वो आपने अच्छे से किया होगा। उसके आपने नोट्स भी अच्छे से बना लिए होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं तीसरा चैप्टर। और तीसरा चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ मेरे वीडियोस शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलो बिना ज़्यादा समय लेते हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो तीसरा चैप्टर है पृथ्वी की गतियाँ। आप इसके नोट्स बना लीजिए ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो। ठीक है, पृथ्वी की दो गतियाँ होती है। ठीक है, जैसे कि घूर्णन और परिक्रमण। दो गतियाँ रहती है, घूर्णन और परिक्रमण। जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, जिसको सर्कल कर रही हूँ, तो आप उसे नोट्स बना लीजिएगा, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी घूर्णन और परिक्रमण क्या है? घूर्णन और परिक्रमण ये दो बातें क्या है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। ठीक है, मतलब पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर ही घूमती है, तो उसको क्या बोलते हैं? घूर्णन बोलते हैं। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में, यह अभी सूरज है सपोज, ठीक है, तो उसकी एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में, जो हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर में देखा, तो एक दीर्घवृत्ताकार कक्ष में पृथ्वी घूमती है, तो उसको क्या बोलते हैं? परिक्रमण। ठीक है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी एक दीर्घवृत्ताकार पथ में चारों ओर घूमती है या एक पर्टिकुलर कक्ष में घूमती है, तो उसको क्या बोलते हैं? परिक्रमण बोला जाता है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। ठीक है, मतलब वो कोई ऐसी लाइन नहीं है, वो भी एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66 डिग्री का कोण बनाती है। कितना है? 66 डिग्री का कोण। ठीक है, पृथ्वी का अक्ष कितना है? 66 डिग्री का कोण बनाते हैं। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे क्या बोला जाता है? कक्षीय समतल बोला जाता है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे, ये देखो, ये क्या है? उत्तर ध्रुव, ये है यहाँ पे दक्षिण ध्रुव निचली साइड। ठीक है, पृथ्वी का कक्ष कौन सा है? देखो, ये जो है 66 डिग्री यहाँ पे पृथ्वी के कक्षीय समतल पर लंबा डाला है यहाँ पे। ठीक है, ये क्या है? पृथ्वी का कक्षीय समतल, और इस पे ये लंबा डाला है। ठीक है, और ये देखो पृथ्वी हमेशा ऐसे झुकी हुई रहती है और उसका अंश कितना है? 66 डिग्री। कहाँ से? पृथ्वी के कक्षीय समतल से पृथ्वी के कक्षीय समतल लंब पर। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी पहुंच पाती है। ठीक है, यह प्राप्त होती है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरे वाले भाग में रात होती है। ये तो आपको पता ही होगा। ग्लोब पर वह वृत्त जो क्या करता है? दिन और रात को विभाजित करता है। क्या करता है? दिन और रात को विभाजित करता है। उसको क्या बोलते हैं? प्रदीप्ति वृत्त कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? प्रदीप्ति वृत्त कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये जो है ये प्रदीप्ति वृत्त है। यहाँ पे रात है और यहाँ पे पूरा दिन है। जो सूर्य के सामने है तो वहाँ पे क्या है? दिन है। ठीक है, और यहाँ पे रात है, तो ये प्रदीप्ति वृत्त से अलग होता है। ठीक है, और उसको डिवाइड करता है दो पार्ट में, रात और दिन में। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा है। देखो, प्रदीप्ति वृत्त जो है वो अक्ष के साथ नहीं मिलता। ठीक है, ये कहाँ से? ये जो है ये अलग अक्ष है। ये जो है ये प्रदीप्ति वृत्त है। ये वाला जो है, ये पिंक वाले से ड्रॉ किया है, वो प्रदीप्ति वृत्त है, और ये कक्षीय समतल है। ठीक है, उसके बाद है, अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? अगर पृथ्वी ऐसे घूर्णन नहीं करेगी तो क्या होगा? सूर्य की तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी। ठीक है, और दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा एवं पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव हो ही नहीं पाएगा। मतलब कोई भी जगह, यहाँ पे भी नहीं और यहाँ पे भी नहीं, जहाँ पे रात है और जहाँ पे दिन है वहाँ पे भी नहीं। ठीक है, तो इसके लिए दिन और रात का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
एक मानव प्रजाति के लिए और बाकी भी सजीव प्राणियों के लिए ये फेनोमेना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है उसको? परिक्रमण कहा जाता है। तो देखो, पृथ्वी की जो घूर्णन गति है तो उससे क्या डिसाइड होता है? दिन और रात डिसाइड होती है। ठीक है, और दूसरी गति कौन सी है? परिक्रमण। परिक्रमण मतलब क्या? सूर्य के चारों ओर घूमना पृथ्वी का। ठीक है, तो ये परिक्रमण जो है तो उसको परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी एक वर्ष या 365 दिन 1/4 दिन। ठीक है, 1/4 मतलब क्या? कितने घंटे हुए? 6 घंटे या 8 घंटे? 6 घंटे। ठीक है, तो हर 4 साल में एक लीप ईयर आता है तो उसमें एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। ठीक है, जो ये 1/4 दिन है उसका कैलकुलेट होके पूरे 4 साल के बाद एक दिन हो जाता है। ठीक है, तो पृथ्वी को 365 दिन लगभग लगते हैं एक चक्कर लगाने में। ठीक है, तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते। ठीक है, वो 4 साल में एक बार जोड़ते हैं हम लोग, जिसको लीप ईयर कहा जाता है। और लीप ईयर कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे कि ये लीप ईयर है कि नहीं? जिसको 4 से डिवाइड कर सकते हैं इजीली, जिसमें रिमाइंडर 0 होगा तो वो हुआ लीप ईयर। ठीक है, जैसे कि 2024 ये क्या है? लीप ईयर है। ठीक है, उसके बाद ये देखो, पृथ्वी का परिक्रमण एवं ऋतु। तो जो घूर्णन गति थी पृथ्वी की उससे क्या डिसाइड होता है? दिन और रात। मैं फिर से बता रही हूँ, दिन और रात डिसाइड होते हैं घूर्णन गति से। और पृथ्वी के परिक्रमण, जो कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो उससे क्या डिसाइड होता है? ऋतुएं डिसाइड होती है। ठीक है, मतलब पृथ्वी के कौन से भाग पर कौन सी ऋतु होगी ये कैसे डिसाइड होगा? तो वो पृथ्वी के परिक्रमण गति से डिसाइड हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए अभी ये सूर्य है। ठीक है, ये पृथ्वी है। ठीक है, अलग अलग मौसम में कहाँ पे रहती है और कैसे उसकी गति रहेगी और कहाँ पे क्या ऋतु होगा ये डिसाइड करेगा। ठीक है, अभी यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। जैसे कि उत्तर ध्रुव। ठीक है, तो उत्तर ध्रुव में 21 मार्च को विषुव होगा। ठीक है, वसंत ऋतु होगा। और नीचे दक्षिण ध्रुव में शरद ऋतु होगा। ठीक है, फिर उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगा 21 जून को। और दक्षिणी गोलार्ध में, जब उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म होगा, दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होगी। ठीक है, वैसे ही सेम दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगी, वैसे उत्तर गोलार्ध में शीत ऋतु होगी। और जब उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होगी, दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होगी। और सेम उत्तर ध्रुव में वसंत ऋतु होगी, तभी दक्षिण ध्रुव में शरद ऋतु होगी। तो ये कब कब होता है? जब 21 मार्च होता है तो उत्तर ध्रुव में वसंत ऋतु होगी। तो हम लोग इंडिया में रहते हैं, तो इंडिया में क्या होगा? मार्च के समय 21 मार्च को वसंत ऋतु होगी। ठीक है, फिर 21 जून को हमारे यहाँ कौन सी ऋतु होगी? ग्रीष्म ऋतु होगी। 23 सितंबर को शरद ऋतु होगी और 22 दिसंबर को शीत ऋतु होगी। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखिए कि कैसा ये फिनोमेना चलता है। ठीक है, मैं फिर से आपको बता रही हूँ, पृथ्वी की 2 गतियाँ रहती है, एक है घूर्णन, दूसरी है परिक्रमण। घूर्णन मतलब पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, और दूसरा है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना। ठीक है, तो पृथ्वी की घूर्णन गति से क्या डिसाइड होता है? दिन और रात डिसाइड होती है। और पृथ्वी के परिक्रमण गति जो है, जो सूर्य के चारों ओर घूमती है, उससे ऋतुएं डिसाइड होती है। ठीक है, तो 4 वर्ष में प्रत्येक 1 वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलाकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। तो जो लीप ईयर होगा तो उसमें 29 दिन हो गए। ठीक है, कौन से महीने में? फरवरी महीने में 29 दिन हो गए। और बाकी जो साल है तो उसमें लीप ईयर नहीं होगा, तो उसमें टोटल कितने दिन हो गए? फरवरी महीने में 28 दिन हो गए। ठीक है, तो ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं तो उसको लीप ईयर कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी दीर्घावृत्ताकार पृष्ठ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक है, इससे पता चलता है हमें ये डायग्राम से। ठीक है, ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। ठीक है, वो कभी यहाँ ऐसे नहीं, वो ऐसी है और यहाँ पे इसी अक्ष पर झुकी हुई है। ठीक है, सामान्यतः एक वर्ष को
गर्मी, सर्दी, वसंत, शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। 4 ऋतुओं में बांटा जाता है, ठीक है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। ये बात अभी आपको ध्यान में रही होगी कि ऋतुएं कैसे चेंज होती है और जो रात और दिन होती है वो कैसे चेंज होती है। अभी देखो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ है, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखो आप 21 जून, ठीक है। जो उत्तरी गोलार्ध है वो उसका ज़्यादा पार्ट जो है वो सूर्य की तरफ झुका हुआ है, ठीक है। तो उत्तरी गोलार्ध में क्या है, ग्रीष्म ऋतु है, ठीक है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, ठीक है। कर्क रेखा कहाँ पे है, ये देखो यहाँ पे है कर्क रेखा, ये वाली जो है ये, तो ये है कर्क रेखा, ठीक है। तो वहाँ पे जो सूर्य की किरणें हैं वो सीधे पड़ती हैं। परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। ये तो हमने सेकंड चैप्टर में देखा था। ये अगर कॉन्सेप्ट आपको सही से समझना है तो मेरा सेकंड चैप्टर का वीडियो आप पहले देख लीजिएगा, फिर आपको ये बात एकदम क्लियरली समझ में आएगी। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है, ठीक है। मतलब उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पर ऐसी स्थिति हमेशा रहती है कि लगभग जो भी पार्ट सूर्य के सामने है तो वहाँ पे लगातार दिन ही रहेगी और जो सामने नहीं है वहाँ पे लगातार रात ही रहती है, ठीक है। चूँकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। ये कब होता है, सिर्फ 21 जून, मतलब जून के महीने में, ठीक है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। तो इस अवस्था को क्या बोलते हैं, उत्तर अयनांत। मतलब उत्तरी भाग जो 21 जून को सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है तो उसको क्या बोलते हैं, उत्तर अयनांत। तो दक्षिण अयनांत कब होता है तो वो देखते हैं, ठीक है। 22 दिसंबर, ठीक है। अभी डायग्राम में देखते हैं हम लोग। ये देखो यहाँ पे 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध ज़्यादा झुका हुआ है सूर्य की तरफ, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, दक्षिण अयनांत। कब होगा, 22 दिसंबर को, जब दक्षिण ध्रुव सूर्य की ओर झुकने के कारण मकर रेखा जो होती है वो सूर्य की किरणें उस पर सीधी पड़ती है, ठीक है। मतलब लंबवत पड़ती है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग पर प्रकाश प्राप्त होता है और इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। तो हमने देखा 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में क्या होती है, ग्रीष्म ऋतु होती है और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में रहती है। ये बात हमेशा ध्यान में रखें, दोनों ध्रुवों पर विपरीत स्थिति होगी, ठीक है। इस अवस्था को क्या बोलते हैं, दक्षिण अयनांत। कब होता है, 22 दिसंबर को, ठीक है। फिर 2 बातें रही, ये तो 2 हो गए फिनोमिना कि यहाँ पे और यहाँ पे सूरज रहेगा, ये दोनों हो गए। अभी बात रह गई इसकी और इसकी, ठीक है। तो ये क्या है, 21 मार्च और ये क्या है, 23 सितंबर। ओके, 23 सितंबर को क्या होगा, तो देखो 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। मतलब यहाँ पे सीधी पड़ती है, बीच में जो 0 डिग्री अक्षांश होते हैं वहाँ पे। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका हुआ होता है, इसलिए दिन और रात पृथ्वी पर बराबर होते हैं। इसे क्या कहा जाता है, विषुव कहा जाता है। तो 3 चीज़ें रहती हैं, उत्तरी अयनांत, दक्षिण अयनांत और विषुव। विषुव मतलब कब रहता है, 21 मार्च और 23 सितंबर को, जहाँ पे दिन और रात समान होगी, विषुव पर सीधे किरणें पड़ेगी, ठीक है। और दक्षिण अयनांत कब होगा, 22 दिसंबर को, और उत्तरी अयनांत कब होगा, 21 जून को, ठीक है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है, और 21 मार्च को इसके सेम विपरीत स्थिति होती है, ठीक है। इस प्रकार पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है, ठीक है। आई होप ये बातें समझ में आई होगी आपके। तो इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैं फिर से बताती हूँ। पृथ्वी की 2 गतियाँ हैं, एक है घूर्णन, एक है परिक्रमण। घूर्णन की वजह से दिन और रात होते हैं, और परिक्रमण के, पृथ्वी की परिक्रमण मतलब सूर्य के चारों ओर घूमना, उसकी वजह से क्या होता है कि ऋतुओं में बदलाव आता है, ठीक है। और 3 चीज़ें हैं कि विषुव कब कहा जाता है, 21 मार्च और 23 सितंबर को,
विषुव कहा जाता है जब सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधे पड़ती है। और दक्षिण अयनांत कब होता है? 22 दिसंबर को, जब दक्षिणी ध्रुव सूर्य की तरफ ज़्यादा झुका हुआ रहता है। और जब 21 जून जो रहता है वहाँ पे क्या होता है? उत्तरी अयनांत होता है, जहाँ पे उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ ज़्यादा झुका हुआ रहता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ ये 3rd चैप्टर कंप्लीट हुआ। आप इसके नोट्स बना लीजिएगा, इजी चैप्टर है। ऐसे ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आप अच्छी तरीके से करोगे तो आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी। तो आई होप यू एन्जॉयड द वीडियो। प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए। तब तक के लिए थैंक यू।